तो नमस्कार विद्यार्थियों, माइक बंद कर लीजिएगा इसमें तो अपना। तो बाकी हाँ, जब प्रश्न आपको उत्तर देना हो तो चालू कीजिए, बाकी माइक बंद कर लीजिए। तो आज जैसा कि बीएनएस भारतीय न्याय संहिता पहला 4 से 5 का टाइम ड्यूरेशन जो रहता है आपका जीके जीएस का रहता है, पर चूंकि हमारी मैम का पेपर है 14 तारीख को, इसलिए मैंने उनको फ्री कर दिया। आप एग्जाम आराम से पढ़ाई करके एग्जाम दीजिए। तो इस हफ्ते मैंने सोचा कि बीएनएस मैंने पढ़ा दिया, वैसे पुराने विद्यार्थियों ने पढ़ लिया है, नए अभी ने नहीं पढ़ा है, टेंशन ना ले, पुराना आईपीसी है। और इस प्रकार से पहले मेरी इच्छा हुई कि डिस्कशन करूंगा और अंत में टेस्ट लूंगा। फिर मैंने थोड़ा सा दूसरा मोड समझा, डिस्कशन कर करके अभी मैं 3-4 क्लासेस लेकर के बोर हो गया बीएनएस पढ़ा पढ़ा करके। तो मैंने सोचा कि एमसीक्यू डिस्कशन करेंगे, तो यहाँ पे दोनों बातचीत हो जाएंगी, पेपर भी डिस्कशन हो जाएगा और मतलब वो सब्जेक्ट भी बीएनएस भी डिस्कशन हो जाएगा, कुछ एमसीक्यू भी अपने सामने आ जाएंगे। ठीक है, तो जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर बीएनएस का है, सिंपल सा क्वेश्चन है। बीएनएस भारतीय न्याय संहिता को राष्ट्रपति की जो स्वीकृति है वो कब मिली है? सबको पता है, सबको पता है। कोई है जिसको नहीं पता? वो बताओ। 25/2023 कब मिली है? बिल्कुल 25/12/2023 को जो है तो राष्ट्रपति की सहमति मिली है। ये कहानी जो है तो लगभग आप सभी को ये पता है कि कह सकते हैं कि एक विधेयक तीनों कब पेश किया गया था? 11 अगस्त 2023 को पेश किया गया, बाद में उसको विड्रॉल कर लिया गया था, वापस ले लिया गया था 11 दिसंबर को, फिर 12 दिसंबर को रीइंट्रोड्यूस किया गया 2023 को, और फिर 20 तारीख को लोकसभा से, 21 तारीख को राज्यसभा से पारित हो गया, और 25 तारीख को राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी ने जो है तो इस पे अपनी सहमति प्रदान की। अच्छा, जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं राष्ट्रपति हैं, किस नंबर की राष्ट्रपति हैं? हाँ, कल बताया था, किस नंबर की है? 15वें नंबर की राष्ट्रपति। वैसे तो महिला राष्ट्रपति नंबर दूसरा है, पर 15वें नंबर की राष्ट्रपति है। जी सर, सही बोला? ठीक है, चलिए। अब वो याद करना पड़ेगा। हाँ, सूर्यकांत 53 नंबर। उनका नंबर ज्यादा होगा कि उनका कार्यकाल कम होता है, तो वो थोड़ा नंबर ज्यादा होगा। ठीक है, चलिए। भारतीय न्याय संहिता में जो है तो कितनी धाराएं हैं? कितनी धाराएं हैं वर्तमान में? 358। 358 पक्का? 511 तो थी ना? अच्छा, आईपीसी में थी। अच्छा, तो आईपीसी में 511 थी, अभी 358 है। अच्छा, तो पहले 484 धाराएं कहां पढ़ी थी तुम लोगों ने? बीएनएसएस मतलब सीआरपीसी में। अभी बीएनएसएस में कितनी हो गई है? बीएनएसएस में कितनी हो गई है? 531। ठीक है, तो ऐसे थोड़ा डिस्कशन करते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं कि कौन सी धारा, अभी चूंकि ये लागू हुआ है सबको पता है, 1 जुलाई 2024 से आपका ये लागू हो चुका है, लेकिन एक सेक्शन यहाँ पर लागू नहीं किया गया। तो कौन सी धारा जी? एबीसीडी में क्या आंसर आएगा? 106। ऐसा क्या है इसमें किसको लागू नहीं किया गया? अच्छा जी, बताइए 106(2) में क्या है? हाँ, डेथ बाय नेग्लिजेंस तो है, लेकिन उसमें ऐसा क्या था कि लागू नहीं किया? इसमें मतलब हाँ, फाइन और सजा ज्यादा थी, थोड़ा गंभीर बना दिया गया था, जिसको लेकर के ट्रक ऑपरेटरों ने हड़ताल दिया, खासकर जब कोई हिट एंड रन वाला मामला हो रहा है, कि यानी कि एक्सीडेंट कर दिया किसी ट्रक वाले, किसी भी ट्रक ड्राइवर ने खासकर, और मदद करने की बजाय फरार हो गया। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में थोड़ा वहां पे सजा ज्यादा थी, तो इसका ट्रक ऑपरेटर ने हड़ताल किया कि भाई कई बार क्या होता है कि जब एक्सीडेंट होता है, ठीक है, तो गलती किसी छोटे मोटे वाहन वालों को भी होती, तो भी वो ट्रक वालों की गलती मानते हैं और हमारे साथ मारपीट करते हैं, हमारी जान पर बनाती है, तो हमको भागना मजबूरी रहती है। तो ये जो धारा जोड़ी गई है ये गलत है। बेसिक देखा जाए तो 2019 में बदलाव किया था मोटर व्हीकल एक्ट में, भी हमने पढ़ा था, आपको याद होगा 161 164 मोटर व्हीकल एक्ट, हिट एंड रन केस में फाइन वगैरह की बातचीत थी ना, तो वहां पर तो बेसिकली जो है तो ये यहाँ पे ध्यान में रखिए। तो इसका थोड़ा सा इसलिए अभी लागू नहीं किया गया, 106 का सब क्लॉज 2 को, सब क्लॉज 1 को लागू किया गया, तो ये बात ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं अपराध के आवश्यक तत्व नहीं है, विच इज नॉट एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ऑफेंस।
व्यक्ति दुराशय हेतुक क्षति, सर तो हेतुक फिर नहीं है। आवश्यक तत्व क्या क्या है भाई अपराध के? इसमें क्या मिसिंग है? इसमें से क्या मिसिंग है? हाँ, व्यक्ति चाहिए, दुराशय चाहिए, और चाहिए कि या तो कार्य हो या तो लोप हो, अंग्रेजी में या तो एक्ट हो या ओमिशन हो, ठीक है, और क्षति इंजरी चाहिए ही, लेकिन यहाँ पर ये हेतुक जो है तो नहीं आएगा। तो अपराध के जो एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं कि कोई व्यक्ति होना चाहिए, फिर उसके मन में कोई दूषित आशय, मेंसरिया दुराशय, है ना, एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मेंसेट्रिया, याद आया, ठीक है। और ये मोटिव, चूंकि ये एविडेंस में पढ़ेंगे क्या होता है मोटिव, तो उधर देखेंगे। और क्षति होना चाहिए, तो क्षति कहां पढ़े थे? 214 में क्या होती क्षति की, कितने प्रकार की क्षति होती है? 4 प्रकार, कौन कौन सी? शरीर मन ख्याति संपत्ति। शरीर मन ख्याति संपत्ति, ठीक है। तो 4 प्रकार से उनको कहता है कि अवैध रूप से क्षति होना चाहिए, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। स्टेज ऑफ ऑफेंस, अपराध की अवस्थाएं हैं, सर ठीक है। चारों सब। ऑल ऑफ दो, सभी, यानी कि पहले आशय होगा, फिर वो तैयारी करेगा, फिर प्रयत्न करेगा, और फिर एक अपराध, प्रयत्न यदि पूर्ण हो गया तो अपराध, और प्रयत्न में ही यदि पकड़ा गया तो उस तरह में जाता है, ठीक है। तो ये आपका अपराध की अवस्था है। अनन्य क्षेत्राधिकार का सिद्धांत, द डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन, कहां पे डिफाइन किया गया है जी? कहां पे? 1-1-1-2 कहीं तो बता दो। सर 1-4 में। 1-4 में, ओके। देखो समझना, धारा जो आपका 1 है, अब पहले और अब के आईपीसी में, बीएनएस में सबसे बड़ा अंतर यही है कि पहले आईपीसी में अलग अलग धाराएं थी, अभी इन्होंने क्या किया, सब क्लॉज में कर दिया चीजों को। तो स्वाभाविक बात है कि इससे चीजें थोड़ा सा इस पॉइंट ऑफ व्यू से डिफिकल्ट हुई है, कठिन हुई है, डिफिकल्ट हुई है कि थोड़ा सा रिवीजन वाला पार्ट अपने, मतलब उसको याद सब क्लॉज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पे है सब सेक्शन 1 का सब क्लॉज 3। देखो धारा 1 का जो है तो सब क्लॉज 1 क्या कहता है, नाम इसका भारतीय न्याय संहिता। सब क्लॉज 2 कहता है डेट ऑफ, मतलब इसकी एक इन्फोर्समेंट डेट क्या होगी, तो वो बातचीत करता है जो हमने अभी बता दिया, 1 जुलाई 2024। सब क्लॉज 3 कहता है कि इस अधिनियम के तहत, मतलब कुल मिला के कोई व्यक्ति भारत के अंदर कोई भी कार्य या लोप करेगा जो इस एक्ट के तहत पनिशेबल हो, उसके ऊपर बीएनएस लागू होगा, है ना। अनन्य क्षेत्राधिकार का मतलब कि कोई भी व्यक्ति यदि भारत के अंदर है, वो कोई भी ऐसा कार्य करता है जो अपराध है, तो वहां पर ये एक्ट लागू होगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अनन्य क्षेत्राधिकार का सिद्धांत। क्या बोलते हैं? अनन्य क्षेत्राधिकार का सिद्धांत बोलते हैं, ठीक है। उसके अपवाद भी हैं, जैसे राष्ट्रपति राज्यपाल को विशेष वहां पे प्रिविलेज मिलता है, आर्टिकल 361 का। कोई विदेशी शत्रु है, विदेशी सेना है, तो उसके लिए अलग से रूल्स रेगुलेशन काम करते हैं, ये काम नहीं करता है। तो ये पॉइंट्स यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, ओके। तो अनन्य क्षेत्राधिकार का सिद्धांत आपका जो है तो पहले आईपीसी में धारा 2 में था, अभी बीएनएस में सेक्शन 1 सब क्लॉज 3 में है। अब जो पहले आईपीसी में धारा 3 और 4 था, उसको बोलते हैं प्रादेशिक अधिकारिता का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल जुरिडिक्शन, प्रादेशिक अधिकारिता का सिद्धांत। तो धारा 3 ये कहता, जैसे इसका सब क्लॉज 4 किसी ने बोला, सब क्लॉज 4 क्या है कि जैसे मान लो कोई व्यक्ति विदेश में, कोई व्यक्ति इंग्लैंड में मर्डर किया और सोचा कि चलो भारत भाग चलते हैं, बचाव मिल जाएगा। तो यदि मर्डर भारत में पनिशेबल है, समझ में आ रहा है ना, मर्डर भारत में पनिशेबल है, तो फिर वो भारत में यदि आता है तो यहाँ पर भी उसको सजा मिलेगी। पर जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने एक एडल्ट्री की, अब एडल्ट्री अभी भारत में भी हटा दिया गया, लेकिन सऊदी अरेबिया जैसे कुछ कंट्री में अभी भी एडल्ट्री को अपराध माना जाता है। एडल्ट्री मतलब कि कोई शादीशुदा महिला जब किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध बनाती है, वहां पे तो गंभीर सजा की बात भी वहां करते हैं। पर मान लो कोई महिला बचने के लिए भारत भाग आई तो बच सकती है, क्योंकि भारत में एडल्ट्री पनिशेबल नहीं है। लेकिन अभी बाहर जहां पनिशेबल, समझ में आया ना, तो कोई व्यक्ति ऐसी जगह कोई अपराध करता है, ठीक है, कि वो भारत में पनिशेबल है, तो फिर उसको कई बार तो ऐसा भी होता है कि जैसे मान लो कोई साउथ अफ्रीका में रहने वाला व्यक्ति है, ठीक है,
अब वो भारत में आके दूसरा विवाह कर लिया। भाई साउथ अफ्रीका में कई शादियां कर सकते हैं, तो उसकी आदत बनी हुई थी 4-5 बीवियां रखने की, भारत में आकर के उसने 2 बीवियां रख ली। तो भाई साहब यहाँ पर जो है तो द्विविवाह है, बाइगेमी अपराध है। समझ में आया ना? तो ये आपका पर्टिकुलर क्लॉज यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं प्रादेशिक अधिकारिता का सिद्धांत। और ऐसी धारा सब क्लॉज 5 है, तो सिंपल सा है कि आईपीसी भारत के नागरिक कहीं पे उसके ऊपर बीएनएस आईपीसी लागू होगा। अभी बीएनएस पहले आईपीसी। दूसरा कि भारत में रजिस्टर्ड पोत या जहाज है ना, तो ये इस तरह से यहाँ पे ध्यान में रखिएगा प्रॉपर तरीके से। क्लियर कहानी? ओके, बात समझ में आ गई? सर हाँ जी बोलिए। सर जैसे वो बांग्लादेश की जो राष्ट्रपति अपने यहाँ पर है, तो फिर उसको भी मतलब जेल में डालेंगे क्या? हाँ जेल में डाल, मतलब नहीं समझ में आया क्या बोला आपने? उन्होंने वो मांगा था ना एक मतलब तरह जैसे से उसमें पनाह। मतलब दंगे भड़काने का अपराध है ना सर इसके ऊपर। हाँ तो हाँ उन दंगों में बहुत से लोग मारे भी गए हैं। तो फिर यहाँ वो इंडिया में है अभी, फिर उसको भी फिर तो अपन वो कर सकते हैं ना, पनिश। नहीं नहीं, तो अब वो देखिए समझिएगा, वो विशेष उनको बहुत सारी बातें हैं। आपको बता दूं कि कोई विदेशी मित्र है, विदेशी शत्रु है, डिप्लोमेटिक एजेंट है, उनको प्रिविलेज दिया जाता है, तो वो प्रिविलेज के तहत आई हैं। और देखा जाए तो चूंकि वहां पर उनके जान को खतरा था, और एक ये हमारे यहाँ कल्चर है, पहले भी हमारे यहाँ कुछ है, कुछ एक्ट्स हैं, कुछ प्रोविजंस है, अभी क्योंकि मुझे नहीं पता है, इन फ्यूचर कभी ऐसा बता दूंगा आपको। तो है कि कोई उन्होंने शरण मांगी थी, है ना, कि भाई हमारे को यहाँ पे जान का खतरा है, तो फिर स्वाभाविक बात है। ऐसा नहीं कि हमने, इसके पहले दलाई लामा आपको याद होगा, ठीक है, तो उनको हमने, चूंकि तिब्बत में रहते थे, तो उनको शरण, भारत ने शरण दी थी, तो इसको लेकर चीन काफी तनातनी हुआ होती थी, पता है ना कि नहीं पता? तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको भारत ने शरण दिया समय समय पर। चलिए वापस आते हैं, मुद्दे की बात करते हैं, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति जो प्रतिकूल, अब ये प्रावधान कहाँ बताया गया है, तो ये कार्य लोप करेगा, सब क्लॉज 1-3 सेम कहानी, यही इसी को बोलते हैं अनंत क्षेत्राधिकार का सिद्धांत, ठीक है। तो आपका वही जो ये लैंग्वेज है, तो ये आपका क्वेश्चन वही धारा 1 का सब क्लॉज 3। आगे बढ़ते हैं कि अभी नई परिभाषा कौन सी यहां पे एस्टेब्लिश की गई है, किसकी? बालक को नई परिभाषा के तौर पर जोड़ा गया है। हाँ जी, साफ नहीं दिख रहा है? नहीं नहीं, साफ दिखना चाहिए। मैंने वैसे तुम्हारा रिक्वेस्ट अप्रूव कर दिया, मैंने अप्रूव कर दिया, अब तुम देख लो वहां पे ज्वाइन हो सकती हो, वहां पे रिक्वेस्ट अप्रूव कर दिया। हाँ अभी मैंने अप्रूव कर दिया, अब देखो ट्राई कर लो, उधर जुड़ जाते हो तो ठीक है, बाकी तो साफ दिखना चाहिए। यहाँ भी मैंने सब सेट कर दिया है, साफ दिख रहा है ना? क्यों, तुम जुड़ी हुई हो, तुमको तो साफ दिख रहा है ना इधर गूगल मीट में? समिता, स्मिता, है ना? हाँ, क्या स्मिता नाम है ना आपका? स्मिता, ओके ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, चलो आगे बढ़ते हैं भैया, ऐसा लंबा डिस्कशन, हाँ ठीक है, डिस्कशन तो क्लास, डिस्कशन की तो क्लास है। चलिए, तो बालक की परिभाषा नहीं जोड़ी गई है। बालक मतलब कौन? अगला क्वेश्चन 9वां नंबर, बालक मतलब कौन? 18 वर्ष से कम आय का कोई अच्छा व्यक्ति। एक चीज और बता दो कि जो बालक की परिभाषा है ये कहाँ जोड़ी गई है? हाँ, बालक की परिभाषा जो है तो कहाँ जोड़ी गई है? सेक्शन 2 सब क्लॉज 3 में, है ना। तो अभी 2 सब क्लॉज 3 में बालक की परिभाषा जोड़ी गई है, ठीक है। और बालक कौन कहलाएगा? जो 18 साल से कम आयु का कोई व्यक्ति हो, बताओ, इसको हम बालक बोल रहे हैं ना। तो 18 साल से कम एज का व्यक्ति जो है तो इसको बालक यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। ओके, अच्छा एक बात बताओ कि बालक की परिभाषा अभी पॉक्सो में कहाँ पढ़ाई गई थी? पॉक्सो पढ़ रहे हैं ना, है 2(1)D, बहुत बढ़िया। और जेजे में बताया था कहाँ पे? हाँ 2(12), है ना, ये भी ध्यान रखना। तो ये आपका पॉक्सो में और ये आपका जेजे में, ठीक है। बालक, अब वो चूंकि अलग परिभाषा है तो उसको यहाँ ना मर्ज करो। क्या हुआ रचना, नहीं आया उधर, नहीं जुड़े? हमने अप्रूव कर दिया है, अब वो तुम थोड़ा रिफ्रेश करना पड़ेगा, हो सकता है तुम सीधे वो ऐप को बाहर, कई बार क्या होता है मोबाइल में, तुम देखो मेरी बात समझना, अरे सुन लो, तुम लोग बातें मत करो,
मोबाइल में अपन कोई ऐप चालू करते बार बार वहीं जा रहे, पहले उसको एकदम उसको मोबाइल में वो स्लाइडें खुलती है ना, उनको हटा दिया करो, कई बार ऐसा होता है, फिर उसके बाद वापस उसमें जाने का प्रयास करो तो आप उसमें इंटर हो जाओगे, है ना। तो एक तरीके ये भी होते हैं, छोटी छोटी चीजें रहती हैं मोबाइल्स में, कठिन चीजें नहीं रहती हैं, आप आराम से जुड़ सकते हैं। चलिए वापस आते हैं, अगली बातचीत करते हैं कि न्यायालय शब्द को भारतीय न्याय संहिता में कहाँ डिफाइन किया गया है? 2(5) में, है ना। अब यही याद करना पड़ेगा, 2(5), 2(7), 2(8), 2(10), 2(5) करना पड़ेगा, तो बिना 2(5) की अब काम नहीं चलेगा, है ना। तो सेक्शन 2 सब क्लॉज 5, न्यायालय मतलब कि क्या है, न्यायालय की परिभाषा याद है आपको? अरे हाँ, न्यायिक कार्य करने के लिए प्राधिकृत हो, एक्ट जुडिशली, न्यायिक कार्य करने के लिए विधि के द्वारा प्राधिकृत हो, सशक्त हो, फिर चाहे वो अकेले करे या फिर बेंच के माध्यम से करे, ठीक है, तो वो कहलाता है क्या, आपका न्यायालय, ठीक है, 2(5) में। चलो अगली परिभाषा पे आते हैं, तो अगली परिभाषा में है कि धारा 2 के तहत किस परिभाषा में खंडनीय उपधारणा को शामिल किया गया है? जी, तो पहले बताओ उपधारणा क्या होती है? प्रिजम्पशन क्या होती है? सर एक दस्तावेज में तथ्य आएगा। के आधार पर दूसरे तथ्य का ऑब्जेक्ट अनुमान का लगाना, तथ्य कितना तो सरल अनुमान है। लगाना। मतलब उपधारणा मुझे लगता है कोई कठिन से, तथ्य उपधारणा मतलब एक तथ्य के आधार पर के एक कार्य तथ्य को जिसका अस्तित्व हो, एक तथ्य जिसका अस्तित्व हो, उसके आधार पर किसी अन्य तथ्य का अनुमान लगाना, यही तो उपधारणा है। और उपधारणा आपकी बेसिकली दो प्रकार की होती है, तथ्य की उपधारणा, विधि की उपधारणा, ठीक है। और जनरली जहां पर एक शब्द रहता है, जैसे बोलते हैं ना करेगा, तो ये विधि की खंडनीय उपधारणा कहलाती है। तो करेगा, तो यहाँ पे वही है कि जैसे कूटकरण, काउंटरफीट, काउंटरफीट में आप जब परिभाषा देखोगे कहाँ बताया गया है, 2(4) में, है ना, 2(4) में काउंटरफीट की जो परिभाषा बताई गई है ना, जो कूटकरण है 2 सब क्लॉज 4 में, तो जब आप पढ़ोगे तो वहां पे दो स्पष्टीकरण है। दूसरा स्पष्टीकरण ये कहता है, जैसे मान लो किसी के पास नकली खोवा बरामद होता है ना, तो नकली खोवा मावा जो है, तो अपने घर में तो मिठाई बनाएगा नहीं, उसको पता है नकली है, मिठाई खाऊंगा तो पेट खराब होएगा, तो वो क्या करेगा, यानी कि वो नकली उसके पास है, मतलब कि तुम दूसरों को धोखा देके खिलाओगे, यही उपधारणा की जाएगी। तो यदि किसी के पास से कोई नकली चीज बरामद हुई है, मतलब ये उपधारणा की जाएगी कि आपके पास ये इसलिए है ताकि इसको आप दूसरे को दे करके, बेच करके आप क्या करो, उसको छल, उसको डिसेप्शन कर सको, उसको प्रवंचना कर सको, है ना, उसको चीट कर सको, तो ये उपधारणा यहाँ पर की जाती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान रखना। भारतीय न्याय संहिता के तहत मास या वर्ष की गणना किस कैलेंडर के अनुसार की जाएगी? ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रीगोरियन कैलेंडर के माध्यम से की जाएगी। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ध्यान रखना पहले यहाँ पे ब्रिटिश कैलेंडर था, अभी ग्रेगोरियन कैलेंडर यहाँ पर कर दिया है, ठीक है ना। पहले ब्रिटिश कैलेंडर था, अब ग्रेगोरियन। पहले ऐसा नहीं था भारत में। अब लिमिटेशन एक्ट की सेक्शन याद होगा, किसी को पढ़ा होगा, लिमिटेशन में है, कोई पढ़ा है किसी ने? जी अच्छा, है ना सर, लिमिटेशन एक्ट में है सर। 24 लिमिटेशन की सेक्शन 24 में चीज बताई गई है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो लिमिटेशन की सेक्शन 24, लिमिटेशन एक्ट 1963 सेक्शन 24 में सेम बातें बताई गई। बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे बढ़ो। पुल्लिंगवाचक शब्द वह का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जी, डी, डी वाला, कोई भी व्यक्ति चाहे नर हो, नारी हो या उभय। बिल्कुल, अभी डी हो गया है क्योंकि पहले केवल नर था, ठीक है, नर नारी, तो नर नारी मेल फीमेल। अभी जो है तो यहाँ पर क्या किया है, ट्रांसजेंडर को भी जोड़ दिया गया है, ठीक है। ट्रांसजेंडर मतलब जिनको हम सामान्य बोलचाल में हिजड़े बोलते हैं, पढ़ा लेंगे, उभय लिंगी, उनको भी यहाँ पर जोड़ दिया गया है लिंग शब्द की, जेंडर शब्द की परिभाषा में। ये बात ध्यान रखना। इसके लिए एक आपका जो है तो पहले केस था, विधिक सेवा प्राधिकरण वर्सेस भारत सरकार का केस था 2014 का।
जिसमें बोला गया था कि हिजड़ों को भी व्यक्ति यानी शब्द की परिभाषा के अंदर शामिल करना चाहिए। और अभी फिर 2019 में एक एक्ट बना हुआ है, ठीक है, उभय लिंगी के अधिकारों का संरक्षण अधिनियम, ठीक है। तो उस एक्ट के तहत जो है तो धारा 2 के खंड ट में यानी उसके उस एक्ट के खंड 2 के सब क्लॉज के में उभय लिंग को डिफाइन किया गया है, तो वही परिभाषा यहाँ पे मानी जाएगी, है ना। अब परिभाषा देखनी है तो उस एक्ट को सर्च कर लो, मिल जाएगी। क्लियर कहानी। तो ये आपका इसका आंसर है। जी नहीं नहीं, वो मैंने अभी क्या पूछा है, अभी आते हैं ना, कोई गलत चीज नहीं लिखी है उसमें, जब तुमने पढ़ा नहीं होगा। चलो अब आते हैं अगली कहानी। अगली कहानी है कि किस धारा में सरकारी कंपनी की सेवा या वेतन में काम करने वाला लोक सेवक कहलाएगा। हाँ जी, 245 देखो 228 लोक सेवक है, मुझे पता है, सबको पता है क्योंकि सबने पढ़ रखा है। अब देखो यार मेरी बात समझना, एमसीक्यू ऐसी बनते हैं, बैरेट है ना, बैरेट है बीएनएस का, नहीं तुम लोग के पास तो दिख नहीं रहा है, ठीक है। हाँ तो निकालो बैग में, बैरेट निकालो, और जो ऑनलाइन वाले व्यक्ति उनके पास बैरेट हो घर में तो बैरेट निकालो फटाफट, और उसके स्पष्टी उसके जो है तो ट पॉइंट हिंदी में ट, इंग्लिश में के वाले पॉइंट में देखोगे तो के का जो सेकंड पॉइंट रोमन में लिखा हुआ है उस पॉइंट को देखो, तो वहां पर जो है तो आपके इसका उत्तर मिल जाएगा कि मैं क्या प्रश्न। हाँ तुमने सही बोला, हाँ क्योंकि ये क्वेश्चन जो है मैंने तो 245 ही पहले बोला था। टेस्ट में ऐसे मैंने प्रश्न भी बहुत बढ़िया, 245। जिन्होंने 45 बोला तो वो सही है जी, जी बिल्कुल ठीक है। क्लियर कहानी। तो ये यहाँ पे ध्यान में रखिएगा 245। क्लियर कहानी, आगे बढ़े, आगे बढ़े, ठीक है। तो वहां पर कहता है कंपनी अधिनियम की धारा 245 में परिभाषित सरकारी कंपनी भी लोक सेवक कहलाएगी, उसमें मतलब काम करने वाला व्यक्ति भी लोक सेवक कहलाएगा। बात समझ में आ गई। ये ऐसे प्रश्न बनेगा तो हम लोग सोचेंगे कि लोक सेवक 228 ना आईपीसी की 21 ना, ऐसे पूछ लेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। किस धारा के तहत मूल्यवान प्रतिभूति को परिभाषित किया गया है जी। 231, 231 सर। बिल्कुल 231। अब अगला क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का सा मैंने ट्विस्ट कर दिया कि धारा 218 में फिर किसकी परिभाषा दी गई है। स्थानीय क्षेत्र क्या है, नहीं है। हाँ स्थानीय विधि, ठीक है ना। तो अच्छा चलो सभी देख लेते हैं, सद्भावना पूर्वक कहां डिफाइन किया गया है। सद्भावना पूर्वक कहां, गुड फेथ में है। हाँ 211, 211 नेहा आजकल तुक्का बहुत मार रही है नेहा। 211 फिर अवैध कहां बताया गया है, ये 215, कहां बताया गया है, और विशेष 218, विधि कहां बताई गई है। 235 सर। 30 में है, एक सेकंड। अरे हाँ हाँ ठीक है, 30 में है भाई, 30 में है, माफ करना। अरे ठीक है ना, तुम लोग इतनी गलती कर रहे हो, मैं एक गलती नहीं कर सकता हूँ क्या। नहीं नहीं, तुम अब देखो अपनी बात पे कायम रखा करो। ये मिश्रा सर जैसे लोग तुमको मिलेंगे, ये हाई कोर्ट जज करते हैं इंटरव्यू में, मतलब यदि सिविल जज का इंटरव्यू देने जाओगे कि नहीं नहीं ये तो यहाँ बताया गया है। अब तुम सोचो कि इतना बड़ा आदमी है, झूठ थोड़ी बोल रहा होगा। अरे वो तुमको मतलब वो देखना चाह रहा है कि मतलब इसका मतलब कि तो समझ जाएगा कि इनको तो कोई भी चमका देगा, ये कोई भी बोल देगा कि मैम ये अटैची सूटकेस रख लो हमारे पास जजमेंट दे दो। है ना। तो बिल्कुल इसीलिए, है ना, तो अपनी बात पे कायम रखो, भले गलत बोलिए तुमने, एक बात ध्यान रखना, भले गलत बोली पर कायम रखो, यही सबसे। कोर्ट में चले जाओ, कई बार वकीलों को पता चल जाता है कि हमने थोड़ा गलती कर दी पर मानती नहीं, अड़े रहते नहीं हम तो सही, हम यहाँ क्यों माने भाई, यहाँ यदि हम मान लेंगे हम गलत है तो ये तो फिर सामने वाले को मौका मिल जाएगा कि गलती करते हैं। वो बाद में भले अगर उत्साह बाद में धीरे से भले वो जमा लेंगे, वो बात अलग है, पर जहां पे बात निकल गई तो पत्थर की लकीर बना के चलना पड़ता है। चलो वापस आते हैं, आगे बढ़ते हैं।
कोई संपत्ति पत्नी लिपिक सेवक के कब्जे में है तो वह संपत्ति मानी जाएगी किसके कब्जे में? सर उस व्यक्ति के उस कब्जे में। व्यक्ति के कब्जे मानी जाएगी। बी। ये पहले आईपीसी की सेक्शन 27 में था, अभी बीएनएस में कहा चला गया ये? सेक्शन 3 सब क्लॉज 3 में। अच्छा, इसमें एक बदलाव है, बताओ क्या बदलाव है? इसमें बदलाव ये है कि देखो, ये पुरानी धारा जैसे लिखी, पत्नी सेवक लिपिक, तो पहले चूंकि पति को, आदमी को जो है तो थोड़ा सा प्रायोरिटी देते थे। अब अंग्रेज भी आदमियों को प्रायोरिटी देते थे और हमारे देश में भी आदमियों को प्रायोरिटी अभी भी दी जाती है, पर यहाँ पे इसको जेंडर इक्वटल कर दिया। जेंडर इक्वटल मतलब कि कोई संपत्ति, वहां पे लिखा पति या पत्नी, है ना? तो अब जैसे मान लो पत्नी जो है तो जज साहब है, एडीपीओ है, पति बेचारे वकील ऐसे सिंपल से, तो अब मैडम यदि सूटकेस ला करके पति के पास रखी है, समझ में आ गया ना, तो वहां पर जो है तो कि यदि कोई संपत्ति पति के कब्जे में है या सेवक के कब्जे में, लिपिक कब्जे में है, तो वो पत्नी कब्जे में मानी जाएगी इसका, ठीक है ना? तो वहां पे पति पत्नी दोनों कर दिया गया। इंग्लिश में देखोगे तो स्पाउस शब्द किया गया है ना, तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखना। पहले पत्नी लिपिक सेवक था, अब पति पत्नी, यानी कि तो पति है तो पत्नी कब्जे में, और पत्नी है तो पति कब्जे में। क्लियर कहानी? चलो आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन है कि थोड़ा सा किसी को भोजन भी नहीं दे रहे हैं, जानबूझ के मारपीट भी रहे हैं, और ऐसे में वो व्यक्ति मर गया, तो ऐसी कंडीशन में ये क्या कौन सा अपराध माना जाएगा? सर हत्या। क्या? हाँ, अरे बहुत फेमस इलस्ट्रेशन है, किस धारा का इलस्ट्रेशन है बताओ भैया? आईपीसी की धारा 36 थी, चलो हिंट दे दिया, अब तो बता दो। आईपीसी की धारा 36 थी। सर एक जेलर क्या है, खाना देने में, सर एक जेलर खाना देने में लोभ करता है, कार्य अरे लोभ जेलर वाला सर। वाले में नहीं जाना मैडम जी, वो आगे पहुंच गई है, गाड़ी को ब्रेक लगाइए, थोड़ा सा रिवर्स गियर लीजिए, थोड़ा सा पीछे आइए। हैं? अभी 7 किसने बोला? 3-7 किसने बोला? अरे तो मैं माना क्या? तुम अपनी बात पे तो टिको पहले, मतलब मेरे मानने से क्या चलता है, तुम अपनी बात पे तो टिको। 3-7 बोला, अब वो तो ऐसा है कि वो 3-5 3-6 3-7 मैंने बोला सर आप, अरे भाई तो पहली बात तो कोई टिके नहीं रहा है किसी बात पे है, तो मैं तो ऐसे देखूंगा सब शक वगैरह निगाहों से है। अरे तो कौन सा क्लॉज सीधा सा है, देखो मेरी बात समझना, आप लोग 34 से वो पढ़ते थे ना, सामान्य आशय पढ़ते थे ना, 34 से लेकर के 38 तक, ठीक है? अभी कहानी क्या हो गई है कि आपका 34, ठीक है ना, 34 35 36 37 38, तो ये हो गया 3 सब क्लॉज 5, ये हो गया 3 सब क्लॉज 6, ये हो गया 3 सब क्लॉज 7, ये हो गया 3 सब क्लॉज 8, और ये हो गया 3 सब क्लॉज 9। नोट्स में मैंने इतना बढ़िया इनको लिख रखा है, इतना बढ़िया समझा रखा है, तो आपको बस वहीं देखना है, याद करना है। तो 3-5 से याद रखो, 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5, ठीक है? अब थोड़ा सा एक दिमाग लगाओ कि चूंकि बात आगे बढ़ गई है ना, बात आगे बढ़ी है, तो एक स्टेज, तो ऐसे याद रखो कि 3-4 है तो 3-5 हो गया भैया, आगे बढ़ने वाली बातचीत है ना, तो ऐसे याद रखो कि 3-4 अब 3-5 हो गई है, 3-4 अब क्या हो गई है? 3-5 हो गई है। अब वो 3-5 बस एक बार याद रखे, बाकी फिर वो 6 7 8 9 10 करते, मतलब 8 तक ही, 9 10 9 तक ही है ना, तो ऐसे करते रहो। तो थोड़ा सा ऐसा 1-2 बार डिस्कशन कर लोगे तो दिमाग में वो चीजें बैठ जाएंगी। क्लियर कहानी? ओके, समझ में आ गया? ओके, बात समझ में आ गई? चलिए, तो ये बात यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। ओके, तो इसका है हत्या। क्या है ये? हत्या, कि खाना भी नहीं दे रहा है और मार भी रहा है, तो अंशतः कार्य अंशतः लोभ दोनों मिला के गंभीर अपराध की ओर चीजों को ले गए, तो ये मर्डर माना जाएगा, हत्या माना जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े आगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर। अब तो देखो, ये तो प्रश्न क्लियर ही हो गया, सामान्य आशय को कहाँ परिभाषित किया गया? 3-5 तो ये चीज सही हो गया ना? क्लियर कहानी? चलो अब आते हैं कि बच्चन सिंह वर्सेस पंजाब राज्य का जो केस है,
ये किसके संबंध में कहता है? डेथ सेंटेंस के संबंध में कहता है, मृत्यु दंड के संबंध में कहता है। जी, मृत्युदंड केवल 101 में ही दिया है और कहीं नहीं दिया है, और जगह भी दिया हुआ है। तो चलिए मुझे दो चार प्रश्न के उत्तर दीजिए कि अभी बीएनएस में कितनी जगहों पर मृत्युदंड दिया हुआ है? 16 जो जगह प्रावधान है, ठीक है ना, 16 प्रावधान है। सबसे ज्यादा प्रावधान मृत्युदंड के किस अध्याय में है? अध्याय किस अध्याय में है? कौन सा, किस चीज के बारे में चैप्टर 6 है? मानव शरीर के विरुद्ध अपराध। तो अध्याय 6 में सबसे ज्यादा मृत्युदंड के प्रावधान है, इस बात को यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ओके, ठीक है, क्लियर कहानी, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो भारत में मृत्युदंड के संबंध में है, जिसमें कहा गया था रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस थ्योरी, कि विरले से विरलतम मामलों में डेथ सेंटेंस दिया जाएगा, ठीक है। इस बात को यहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला कहानी है कि समुचित सरकार दंडादेश को लघुकरण भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता किस धारा के तहत करेगी? बिल्कुल 474। तो अभी क्या किया गया है कि पहले आपको याद होगा धारा 54, 55 आईपीसी में पढ़ते थे, तो वहां पर पढ़ते थे ना कि आजीवन कारावास को 14 साल में कर देगा, मृत्युदंड को किसी अन्य में कर देगा। अभी सीधे जो है तो बोल दिया गया है कि समुचित सरकार बीएनएसएस की धारा 474 के 474 के तहत जो है तो कम्यूटेशन करेगा, लघुकरण करेगा, है ना। तो 474 में फिर वहां पर बेसिकली जो है तो क्या क्या है, जैसे अभी देखो आपका आजीवन कारावास अब कितना तक हो सकता है? सर 7 साल तक हो सकता है। पहले था 14 साल, अब उसको 7 साल तक कर सकते हैं आजीवन कारावास को। 474 बीएनएसएस में लिखा हुआ है, ठीक है। ओके, चले आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, चलिए, वहां पे याद होगा मृत्युदंड को आजीवन कारावास में, आजीवन कारावास 7 वर्ष तक हो सकता है, 7 वर्ष से अधिक का जो है तो 3 वर्ष तक हो सकता है, और फिर ऐसा कुछ है उसमें, है ना, कठिन को सादा कर सकते हैं, अभी नया प्रावधान है। चलिए, अगली कहानी है कि जहां राशि अभिव्यक्त नहीं है, एक्सप्रेस्ड नहीं है, तो जुर्माना मतलब वहां पर कैसा होगा? सर असीमित किंतु बिल्कुल अत्यधिक नहीं होगा। बिल्कुल, ये तो जुर्माने के संबंध में अभी कौन सी धारा बातचीत करती है बीएनएस की? एक ही धारा, धारा 8 सेक्शन 8। पहले वो धारा जो है तो आपका 63 से 70 तक में थी पहले आईपीसी में, पर अभी यही सरदर्द कर दिया है कि सब क्लास 1, सब क्लास 2, सब क्लास 3, सब क्लास 4, सब क्लास 5। अभी एक नया दंड तो सबको पता हो जुड़ा हुआ, कौन सा नया दंड जुड़ा हुआ? मुझे पता है, सबको पता है, इसलिए मैंने प्रश्न रखा ही नहीं। ये सरल क्वेश्चन आप लोग क्यों बताए, आप लोग पढ़े लिखे लोग व्यक्ति हो, अभी 6 प्रकार के दंड हो गए हैं, है ना। क्लियर कहानी, तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो ये आपका पर्टिकुलर क्लॉज कहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये अब ये अगला क्वेश्चन 23 नंबर कि किसी मामले में केवल 8,000 रुपए का जुर्माने का दंडादेश दिया गया है। कितना? 8,000 रुपए का। और जो अभियुक्त है, मतलब अपराधी, और जुर्माना देने में डिफॉल्ट करता है, तो फिर ऐसी कंडीशन में उसको कितना, व्यतिक्रम की दशा में कितने समय कारावास दिया जा सकता है? बताओ जल्दी से फटाफट इसका उत्तर। जी लगाओ तुक्का सब लोग, कुछ तो सही होगा। जी जी, और भी कुछ आपको बोलना चाह रही हैं? पक्का ना? कैसे? सर 4 माह। जी बताइए। 5 साल तक 2 महीने का रहता है। अच्छा अच्छा, 5,000 तक, ठीक है। हाँ, अभी इसमें ठीक है, अमाउंट बढ़ा है, तो 5,000 तक 2 माह, मतलब 5,000 तक यदि जुर्माना है, नहीं देता है तो 2 माह, और 5 से 10, तो वहां पे 10,000, तो 5 से 10 है तो वहां पर 4 माह, और 10 के ऊपर है तो 1 वर्ष। पहले 6 था, अब 1 वर्ष कर दिया है, ठीक है। 6 था, अब 1 वर्ष कर दिया है। तो ये थोड़ा सा मैंने ट्रिकी क्वेश्चन बना लिया कि भैया 8,000 है,
अब 8,000 किस में आएगा? 5 से 10 में आएगा ना, तो फिर उसका कितना होगा वित्त कम पर? 4 माह होगा। कितना होगा? 4 माह। क्लियर कहानी? तो ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये तो सिंपल से सभी को पता होगा कि कारावास या जुर्माने दोनों से दंडनीय है, और जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा में न्यायालय अपराधी को कारावास निर्देश मतलब कितनी सजा देगा? 1/3, आधा, 1/4, 2/3? सर 1/4। 1/4 चौथाई। यहाँ पर देगा। ये कहाँ पे बताया गया है? ये आपका बीएनएस, पहले बीएनएस ठीक है ना, सेक्शन 8 सब क्लॉज 3 में। पहले ये आईपीसी में किस धारा में था? आईपीसी में 65 में था। ठीक है, और अभी जो है तो ये 8 सब क्लॉज 3 बीएनएस में हो गया है। आईपीसी भी याद रखना है, क्योंकि मुझे अभी खबर मिली है, मैं बताया भी तुम लोग को कि दोनों एक्ट आपके सिलेबस का पार्ट हो सकते हैं। तो भाई देखो, ये एडीपीओ भी नहीं अब आसान, बस इतना समझ लीजिए कि एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो और भाई ये है साहब ना, जीवन में कुछ आसान नहीं रह गया है ना। और ये कंफ्यूजन तो ये 8 3 मैं 8 2 मैं 8। डराऊंगा, मैं डराऊंगा, क्योंकि मेरा काम है डराना, क्योंकि मैं मानता हूं कि डर के आगे जीत है। तो डरोगे तो जीतोगे। प्रॉब्लम ये है कि अभी तुम लोग डर नहीं रहे हो, क्योंकि डरते ना तो पढ़ाई करते। क्या हुआ था कि जब मैं 11th में जो है तो मैंने मिथुन चक्रवर्ती मेरा फेवरेट हीरो था, और मुझे उस समय लगता था कि जीवन में यदि इस दुनिया में कोई सुपरमैन है तो केवल मिथुन चक्रवर्ती है और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, क्योंकि वो आदमी फूंकता था तो आदमी उड़ जाता था। ठीक है, तो मैंने मिथुन की एक भी पिक्चर नहीं छोड़ता था। मतलब मिथुन पिक्चर आई कि मैं धीरे से जो स्कूल भी गया हूं तो बंक मार के पिक्चर देखता था। और कई बार तो मैं इतना बड़ा कि जैसे पिक्चर देखा मुझे अच्छा लग गया तो फिर से मैं जो है तो दोबारा टिकट लेके फिर से घुस जाता था अगले शो में। मैं ऐसा पिक्चर देखता था भाई उस साल। तो इतने मिथुन चक्रवर्ती मार धाड़ में जो है तो हुआ। और मैं बताऊं कि 11th मैंने बायोलॉजी लिया था। क्यों लिया था? दोस्त सब ले रहे थे, उस समय इतना दिमाग चलता नहीं था, 10वीं से निकले सब दोस्त ले रहे थे तो हमने बायोलॉजी ले लिया। जब अंदर गया तो साला बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री हमारे सर के ऊपर से जाती थी। तो हमको फिर मिथुन चक्रवर्ती में ही जो है तो अपना सब कुछ समझ में आया। ठीक है, तो जब लगा कि भाई फेल हो जाएंगे, पेपर दिए, तो फिर वो हम गए, हमारे एक जो है तो भैया लगते हैं उस स्कूल में जहाँ मैं पढ़ता था, वो कॉमर्स के एचओडी थे। तो मेरे पापा को भैया भैया बोलते थे, पिता तो हम लोग उनको चाचा जी बोलते थे। स्कूल में जब हम लोग चाचा जी नमस्ते करे तो हमको मारने दौड़े कि ये यहाँ पे सर बोलो सर बोलो। तो मैं गया नतमस्तक हो गया उनके, भैया चाचा जी पास पास करा दी चाचा जी। कुछ भी पहले बोले तुम चाचा मत बोलो, मुझे सर बोलो, मैं सर बोलो मेरे पहले तो। और दूसरी बात कि हम पास करा देंगे, लेकिन अब तुम बायोलॉजी छोड़ दो, तुम कॉमर्स ले लो और अगले साल पास हो जाना है, फर्स्ट डिवीजन आ जाना, नहीं तो हम पापा को मना लेंगे, नहीं तो आप पापा को बताएंगे। हमको पता था पापा जी यूपी वाले लड़के, पापा जी बाजार के भाव बिताई लगाएंगे। तो इस डर से कि यदि फेल हो गए तो पापा भी पीटेंगे, और ये जो हमारे चाचा से जो सर बने हैं ये महाराज ये भी कूटेंगे। तो दोनों कुटाव के इतना भय था, और हमने डर के मारे इतना पढ़ ली कि साला हम 12th में टॉप कर दिए शहडोल जिले में भाई। हाँ 12th में हमने शहडोल जिले में टॉप कर दिया था, डर के मारे इतना पढ़ लिए थे हम। मतलब सोचो कि एक बंदा पिछले साल लगता था पास हो जाए, हाथ पैर जोड़ के 45% रिजल्ट आया था हमारा 11वीं में। कैसे भी करके उनको थोड़ा सा मतलब पेपर उन्होंने पास करवाया, सच बताएं कि पास कर दो इसको, चलो 3rd डिवीजन 2nd डिवीजन तक बना दिया था, थोड़ा वो बनाने के लिए कि भाई चलो इनका अपना अपना लड़का है तो 2nd डिवीजन का रिजल्ट दे दो है। तो अगले साल जो तो इसीलिए कह रहे हैं डर जरूरी है भाई, डर के आगे जीत है। तो डर के आगे क्या पता कि आप लोग टॉप कर दो, बिल्कुल नाम उम आपने किसी का छापना पड़ जाए कि पहला स्टूडेंट हमारे यहाँ से, तो इसलिए मैं डराता हूँ बहुत तगड़ा। चलिए वापस आए, ऐसे पढ़ेंगे सब पढ़ना है, अरे सब याद हो जाएगा, रचना इतना टेंशन वाली बातचीत नहीं, छोटी छोटी बातचीत है। अब ये तो देखो, मैं फिर दूसरी बात बोलता हूँ कि ओखली में सर डाल दिया, मूसर से क्या डरना है। चलिए वापस है। तो ये चीज यहाँ पे, अरे हम याद करा देंगे, आप टेंशन मत लो। चलिए फिर यहाँ पे आते हैं, दंडावधियों के भिन्नों की गणना करने में आजीवन कारावास कितने वर्ष कारावास को माना जाएगा? 20 वर्ष। 21 कौन वर्ष। सा क्वेश्चन है ये? 8 6 5 कुछ तो लगा दो, लग ही जाएगा है।
धारा 6 है बीएनएस में जो है तो सेक्शन, और आईपीसी में कौन सी धारा थी ये? बीएनएस में तो 6 है, आईपीसी में कौन सी धारा थी, कौन बता रहा है? है? सर 53 53 दंड भूमि की सर 57, आईपीसी में थी 57। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अपराध के दोषित, कहां गया? दोषित व्यक्ति को कुल मिलाकर कितने समय के लिए एकांत सॉलिटरी कन्फाइंड में कितने समय तक रखा जा सकता है? कौन सी धारा सर है? 3 माह 3 माह तक रखा जाता है। कौन सी धारा है? सर 11 पहले में तो 14 दिन है, 12 में 14, 11 हाँ 3 माह तक। तो पहली बात तो ये बताओ कि एकांत कारावास के लिए कारावास कैसा होना चाहिए? क्या सादा कारावास के साथ एकांत कारावास दिया सकता है? केवल कठोर कारावास है ना, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट पर ही जो है तो 3 महीने का मैक्सिमम सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया जाएगा। ड्यूरेशन वहां पे कुछ दी है, धारा 11 में नहीं पूछता है। इसको प्रायश्चित का नियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रायश्चित का नियम है। हाँ एक, हाँ वो 7 दिन है, बाकी वो उतना नहीं पूछता उसमें। बस ये ध्यान रखना कि एक बार में 14 डेज जो धारा 12 में दिया गया है। ठीक है, 14 दिन वाला है वो, 14 दिन वाला बता दो। 2 क्वेश्चन इसमें मैं बताऊं, 2 क्वेश्चन ही सबसे ज्यादा पूछते हैं कि एकांत कारावास की समयावधि टोटल और एक बार में भुगताने की अवधि। 2 क्वेश्चन ही इसमें, मतलब इसके अलावा तीसरा क्वेश्चन आज तक नहीं बना। और धाराएं याद रखना, धाराएं पूछ लेता है। तो पहले आप लोग आईपीसी पढ़ोगे 73-74 में था, और अभी इसमें जो है तो आपका 11-12 में हो गया। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। तो इनहेंस पनिशमेंट का प्रावधान किस धारा में किया गया है? क्या है? वर्धित दंड क्या है? सर धारा 13 कौन कौन से अध्याय में काम करता है ये? कौन कौन से अध्याय में काम करता है? कौन सी धारा है ये? 13 है ना। तो धारा 10 और 17 है ना। तो धारा 10 और 17 के तहत पहली बार में कितनी सजा दी गई? हाँ अध्याय 10 और 17 बोला ना मैंने। अध्याय 10 और 17 में पहली बार कितनी सजा दी गई? 3 ईयर आर मोर। ठीक है ना, 3 वर्ष या अधिक पहली बार दी गई। तो दूसरी बार कितने दी जाएगी? इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ या 10 ईयर। ठीक है ना, तो ये बात यहाँ पे ध्यान में रखिएगा प्रॉपर तरीके से। ठीक है, समझ में आ गया? बात समझ में आ गई? चलिए अगला है कि एक गरीब व्यक्ति अपनी बीमार माता को प्राण बचाने के लिए दुकान से दवाई चुराता है, तो किसका बचाव मिलेगा? रूल ऑफ नेसेसिटी का, प्राइवेट प्रतिरक्षा का, तुच्छ अपहानि का? इनमें से कोई नहीं, कोई बचाव नहीं मिलेगा, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, रूल ऑफ नेसेसिटी किस धारा में है बताओ जल्दी से फटाफट? 19 में। ठीक है, प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार को हम पढ़ेंगे, कहां से कहां तक बताया गया है? 34 से 44 तक में। ठीक है, और आपका जो है तो तुच्छ अपहानि वाला काम कहां पे है? 33 में। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। ओके चलिए, और इनमें से कोई नहीं, तो फिर इनमें से कोई नहीं आएगा, इन्हीं बच्चा। 6 साल का बच्चा है, चोट पहुंचाने के आशय से इंटेंशन के साथ उसने जो है तो धक्का दिया, फलस्वरूप एक व्यक्ति गिर गया, उसके हाथ टूट गई, तो उसको 6 साल के बच्चे क्या सजा दोगे बताओ? अरे काहे नहीं दोगे भाई, बिल्कुल आशय के साथ कर रहा है। सर आज किसी भी अपराध का दोषी नहीं है सर, क्यों? कहाँ? क्यों ऐसा कैसे नहीं है? क्योंकि सर 7 साल का बच्चा होना चाहिए ना। कहाँ लिखा है ये बताओ मुझे? तो क्यों ऐसा, क्यों उसको ऐसा क्यों नहीं बोलते? कौन सा सिद्धांत काम करता है यहाँ पे? डोलिन कैपेक्स क्यों? जी सर यही ये है सर। विधि की अखंडनीय उपधारणा है। जी कैसी सर। उपधारणा है? अखंडनीय, इसको बोलते कंक्लूसिव प्रूफ, निश्चायक सबूत, कि यदि ये प्रूफ हो गया कि भाई जो अपराधी है उसकी एज 7 साल से कम का है, मतलब कि डोली इन कैपेक्ट भैया, कि नॉट कैपेबल ऑफ कमिटिंग एनी ऑफेंस, है ना, बात खत्म। फिर चाहे तुम कितना कितना ही बताते रहो कि साहब बहुत समझदार है, बहुत होशियार है, कोई फायदा नहीं है ये सब बात करने का। क्लियर कहानी? ये आपका पर्टिकुलर क्लॉज ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विकृचित व्यक्ति के कार्य के संबंध में कौन सा धारा काम करती है? सेक्शन 22 है ना, अनसॉन पर्सन के लिए 22। पहले कौन सी थी आईपीसी में? है
84, 84, वो तो फेमस सेक्शन है। पर धारा 25 के तहत वैध सहमति देने के लिए सक्षम व्यक्ति की एज कितनी होनी चाहिए? सर 18 वर्ष से 18 धारा वर्ष का। धारा 25 के अधीन एक वैध सम्मत देने के लिए सक्षम है 12 वर्ष, एज 16 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष, 18 वर्ष। तो यहां पर एक लैटिन सूत्र भी काम करता है, वॉलेंट्री नॉन फिट इंजूरिया। सहमत से क्षति नहीं होती है, कोई व्यक्ति सहमत से कोई कार्य करता है तो उस पर क्षति नहीं होती है, इस बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, कोई 18 साल के ऊपर का व्यक्ति है, सहमत दे रहा है, भाई मुझे गोली मार दे, तो फिर क्या ये अपराध माना जाएगा? कौन सा अपराध माना जाएगा? आपराधिक मानव वध माना जाएगा, उसका जो आपका 5वां अपवाद है, ठीक है ना। क्लियर कहानी? चलिए, एक शल्य चिकित्सक देखता है कि एक शिशु है, उसकी दुर्घटना मतलब एक्सीडेंट हो गया है, उसकी मृत्यु बिल्कुल संभव है, लेकिन यदि उसका ऑपरेशन कर दे तो बच सकता है, तो उसका ऑपरेशन करता है, ठीक है, फिर भी बच्चा मर जाता है, तो इसने डॉक्टर ने कौन सा अपराध किया? सर कोई अपराध नहीं किया है सर। किस धारा के तहत ये कहानी जाएगी? है कौन सी धारा? 31 में जाएगा। यहाँ पे क्या क्या चीज मिसिंग है यहाँ पे? छब्बीस में नहीं जाएगा, ये 30 में जाएगा। पहले पहले याद करोगे तो पहले 92 था, अभी 30 हो गया है ना। पहले 92 था, 30। भाई सिचुएशन ऐसी है कि सहमत लेने के लिए कोई मिल नहीं रहा है। भाई आपने 26 जो बोला, तो सब 26 और 27, ये 27 के साथ आप पढ़ो तो 27 में कहता है कि यदि कोई बच्चा है, खासकर वहां पे एज है 12 साल से कम, हाँ 12 साल से कम का बच्चा है, और कोई भी एक कह सकते हो कि पागल व्यक्ति है, अब उससे सहमत लेना थोड़ा सा मुश्किल है, तो उसका गार्जियन सहमत देगा। लेकिन अभी एक्सीडेंट हुआ है, अब गार्जियन कहाँ ढूंढेंगे? अब वो जब तक गार्जियन ढूंढेंगे तब तक तो उठेगा नहीं, उठ जाएगा। तो फिर ऐसी कंडीशन में उसका ऑपरेशन किया, मर गया, तो मैंने आपको पढ़ाया था, अच्छे से पढ़ाया था, सेक्शन 30 है। कौन सा है? 30 है ना। याद करो, उसमें स्टेशन है कि एक बाघ किसी बच्चे को उठा के ले गया। अब शिकारी पूछेगा कि गोली मारे कि नहीं बोल मारे, है? एक व्यक्ति, आग लगी हुई है, कोई व्यक्ति ऊपर से फेंक रहा है कि नीचे से कोई लपक लेगा बच्चे को, और नहीं लपक पाया, बच्चा गिर के मर गया, तो फिर यहाँ पर बचाव मिलेगा। क्लियर कहानी? फिर यहाँ पे अब ये सद्भावना पूर्वक संसूचना की वजह से अपराध नहीं, कौन सा है? 31, यहाँ पे है 31 आपकी, ठीक है। ए ने बी की माचिस उठाकर अपनी सिगरेट जला ली, तो ये चोरी का आरोप इन पर लगा। अब ये थोड़ा सा दूसरा, ये तो ये किस सूत्र, कौन सा सूत्र यहाँ पे काम करेगा? अच्छा हाँ, ये इसी का है। हाँ, तो इसमें सूत्र, लैटिन सूत्र कौन सा लगता है? तुच्छ तो है, वो तो चलो बता दिए, बस सूत्र बताओ जल्दी से। फर्स्ट वाला, ये बिल्कुल सी सही बोला, डी मिनिमम नॉन क्यूरेट लैक्स, है ना, कि तुच्छ कार्य पर जो है तो अपहानि नहीं मानी जाती है, नहीं तो किसी की मानती है सर। माचिस ने खवाया है ये, हाँ ठीक है, तो ये सूत्र काम करता है, डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लैक्स। इसका मतलब होता है कि तुच्छ कार्य पर कोई अपहानि नहीं, छोटे छोटे काम पर विधि सरोकार नहीं रखती है, विधि माफ कर देती है। कि अचानक किसी का जैसे फूल तोड़ लिया, ठीक है, किसी का उसमें उदाहरण पापड़ तोड़ के खा लिया, ठीक है, अब ठीक है, तो तुच्छ कार्य। लेकिन इसमें भी जो है तो यहाँ पर एक केस बहुत अच्छा था आपका, जो है तो आपका केपीएस गिल, है ना, कंवरपाल सिंह गिल वर्सेस जो है तो एक वो मैडम का केस था ना, उसमें क्या तो नाम है, रूपल देवल बजाज का, रूपल देवल बजाज। तो ये बजाज बजाज गिल साहब पंजाबी आदमी, दो चार टिकाने के बाद जो है तो उन्होंने थोड़ा सा प्राइवेट पार्ट में हाथ लगा दिया, तो बाद में बोला तुच्छ काम है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं भैया,
किसी महिला की सहमति के बिना उसके प्राइवेट पार्ट में हाथ लगाना तुच्छ काम नहीं है, ये अल्ट्रेज ऑफ मोजेस्टी है, लज्जा भंग करने के आशय से आपने हाथ लगाया है, इसमें सजा मिलेगी, बात खत्म, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही है कि तुच्छ कार्य क्या है, ये हर मामले की परिस्थितियां डिसाइड करेंगी, ये थोड़ा सा समझिएगा। बाकी एक महिला, जैसे भी ये एक महिला यात्री की रेल डिब्बे से उतरते समय एक पुरुष से टक्कर हो गई, तो यहाँ पे कौन सा अपराध है बताओ? कोई अपराध नहीं, क्योंकि ये बस एक उतर रहा है, ठीक है, जल्दीबाजी में टक्कर हो गई, तो यहाँ पे कोई भी अपराध नहीं है, ठीक है। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार कहलाता है? विधिक अधिकार कहलाता है, लीगल राइट्स कहलाता है, क्योंकि विधि के तहत प्रदान किया जाता है। चलिए, निम्न में से किस अपराध मतलब संपत्ति के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार मतलब सॉरी किस अपराध के संबंध में संपत्ति प्राइवेट प्रतिरक्षा अधिकार प्रयोग नहीं किया जा सकता है? जी, क्या ऑप्शन है? चोरी, आपराधिक अत्याचार, आपराधिक दुर्विनियोग, लूट, किसमें? मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे बताया था, जैसे फिर कौन सा मिसिंग है, कौन सा अपराध मिसिंग है यहाँ पे? रिस्टी, मिसचीफ। तो मैंने बताया था कि कोई भी ऐसा अपराध जिससे डायरेक्ट प्रभावित हो रहा है तो वहां पे काम करता है, ठीक है। चलो, शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार निम्न में से कब मृत्यु कारित करने तक हो सकता है? घोर उपहति, किडनैपिंग, एब्डक्शन, किडनैपिंग हो गया, दोनों सर। दोनों जगह है, ठीक है, दोनों जगह है, ये चीज यहाँ पे ध्यान रखना। वैसे देखो, एक चीज समझना, इसका थोड़ा ट्रिकी भी बना सकते हो। देखो, घोर उपहति तो क्लियर है, साफ साफ कहता इतना ही कंटेंट्स, लेकिन अपहरण व्यपहरण के साथ थोड़ा सा ध्यान रखना, एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ऐसा है कि देखो वहां पे नहीं माफ करना, हाँ, अपहरण व्यपहरण में नहीं है, सदोष परिरोध में, तो सॉरी, अपहरण व्यपहरण, ठीक है, तो ये दोनों आएगा। सदोष परिरोध, सॉरी मुझे सदोष परिरोध को दिमाग में आ गया, वहां पे सदोष परिरोध में लिखा है केवल, जैसे मान लो सदोष परिरोध भर लिखा है, समझना, केवल सदोष परिरोध तो नहीं आएगा, उसमें लिखा है कि सदोष परिरोध ऐसा हो जहां पर किसी लोक अधिकारी की सहायता प्राप्त करने का अवसर ना मिल सके, तो केवल रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के साथ वो पॉइंट ध्यान रखना, बाकी तो सब सिंपल सिंपल से अपराध है जहां पे बातचीत करता है। अगला है कि मृत्यु कारित नहीं की जा सकती किन अपराधों में? 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताओ जल्दी जल्दी। हाँ, चोरी में, थेफ्ट में। चोरी में नहीं है सर। हाँ भाई, कोई चोरी करने घुसा उसे गोली मार दोगे क्या? कोई लूट करने आया, रॉबरी कर रहा है, गोली मार दो, कोई तकलीफ नहीं है। रात्रि गृह भेदन में गोली मार दो, निवास में आग लगा के रिश्ती कर रहा है, गोली मार दो, लेकिन चोरी करने पर गोली नहीं मारोगे। चोरी करने में गोली कब मारोगे? जब कोई व्यक्ति इस तैयारी के साथ चोरी कर रहा है कि मृत्यु या घोर उपहति करेगा। समझ में आया? क्लियर कहानी? केवल चोरी करने में गोली नहीं मारोगे। और सोने के तराजू वाला मामला किस केस में बोला गया था जी? अहमद खान वर्सेस राज्य का केस है, ठीक है। ये पेपर आपका, यहां पर मैंने एक अच्छा पेपर डिस्कशन करने का प्रयास किया, पेपर ग्रुप में आपको मिल जाएगा। डाले, अरे तो मैसेज डालना था ना ग्रुप में, तो हम डालते। हाँ, हम भूल जाते तो फिर भूल ही जाते हैं। चलो, तो फिर आज क्लास हमारी हो गई।